हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले फिजिक्स की सेकेंड बुक का रैपिड रिवीजन। बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम के लिए और इस समय ज़रूरत है तो एक क्विक रिवीजन की। तो शुरू करते हैं। पहले ऑप्टिक्स वाला पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ये सेकेंड लॉ तो सेम है कि एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में रहेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो इक्वल होगा कांस्टेंट के। और वो कांस्टेंट क्या होता है? म्यू, या फिर एन से भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद अगर हम बात करें टी आई आर एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इससे इनडायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टी आई आर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें पता है कि जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी मीडियम से, और मीडियम कौन सा होना चाहिए? डेंसर टू रेयर। डेंसर से रेयर मीडियम में जब रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो टी आई आर होगा। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे तब जब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो। यानी कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होगा, जिसे हम टी आई आर कहते हैं। टी आई आर की रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो मिराज, जो हमें क्या बोलते हैं उसको, मिराज मतलब जैसे हमें रेगिस्तान में वाटर दिखता है, या फिर रोड पे भी जब गर्मियों में हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे लगता है जैसे पानी है। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स और प्रिज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जहाँ पर जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? टी आई आर, यानी कि उनके कोर में जब लाइट एंटर करती है तो उस मल्टीपल टी आई आर होते हैं, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फॉर्मूला देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है। और यहाँ पर प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो वो इक्वल होता है ए प्लस डेल एम बाय टू, और आर की बात करें तो वो होता है ए बाय टू। तो यहाँ से प्रिज्म फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू, जहाँ पर ए है एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल एम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो टी आई आर हो गया उसकी एप्लीकेशन, और प्रिज्म भी। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो जब भी हम रेयर से डेंसर में जाते हैं, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू या कॉनकेव सरफेस के थ्रू, तो क्या होगा? तो जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो क्या होता है? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। अगर हम बात करें जब हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि म्यू टू की जगह म्यू वन आ जाएगा। तो म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इक्वल हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही मत। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, कुछ कुछ टॉपिक्स तो आपको ऐसे कर लेने, जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं ना, वो तो आपको पढ़ ही लेना है। और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, लेकिन दिस टाइम यू हैव टू फोकस मोर ऑन रिविजन। ठीक है, ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने पे फोकस हमें इस समय नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो फोकस मोर ऑन रिवीजन,
क्योंकि अब नई नई चीज़ें अब इस समय आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमें याद रखने। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो वहाँ पर r1 हमारा पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/r2। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की तो इस केस में r1 नेगेटिव हो जाएगा और r2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, वरना डायरेक्टली अगर रेडियस सेम है तो 1/r माइनस 1/r कट हो गया तो फोकल लेंथ तो बची ही नहीं, पता चला। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनका मैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन होता है 1+d/f। अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है -VO/UO 1+d/f। इसके बाद टेलीस्कोप की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन भी याद रखना है हमें। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन FO/FE 1+FE/d, और यहाँ पर माइनस भी लगेगा। इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQ बन सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट चीज कि साइन कन्वेंशन हमें हमेशा याद रखना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्लस माइनस के गड़बड़ हो गए तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट कि मीडियम चेंज होने पर क्या चेंज होता है। अगर हम लेंस की बात करें तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन पावर डिक्रीज होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें n1 अगर ज़्यादा है n2 से, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं हमने किसी लेंस को किसी मीडियम में रखा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1 और जिस मीडियम में हमने रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है 1.23 मान लेते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस वो डाइवर्जिंग बन जाएगा और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज हमें याद रखनी है, कटिंग ऑफ लेंस से आ सकता है कि अगर आपने लेंस को कट किया तो दो तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं, या तो हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे या फिर वर्टिकली हम इसे कट करेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको कट करते हैं तो फोकल लेंथ जो होगी, जो कट करने के बाद में और उससे पहले, दोनों सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम इसे वर्टिकली कट करते हैं तो जो बाद में फोकल लेंथ होगी एफ डैश, वो 2 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। पावर की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ और पावर का अपोजिट कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। इसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी एक बार पढ़ लेना। तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनके लिए क्या केसेस होते हैं, क्या कंडीशन होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव की, तो इसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई होता है, फेज डिफरेंस यानी कि एंगल का डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव में अगर हम बात करें तो जो फेज डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस होता है वो 2n-1 पाई होता है। यहाँ पर जो n है कंस्ट्रक्टिव के लिए वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 नहीं होता है। जो n है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर n लेमडा रहेगा और यहाँ पर 2n-1/2 लेमडा रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोजीशन है विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। पोजीशन जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमारी ब्राइट फ्रिंज है तो n लेमडा d/d पोजीशन रहेगी
और विड्थ की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगी, लेमडा डी बाय डी रहेगी। अगर एंगुलर विड्थ की बात करें थीटा तो वो लेमडा बाय डी रहेगी, ये वाला कैपिटल डी हट जाएगा। अगर डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो उनकी पोजीशन 2n माइनस 1/2 लेमडा डी बाई डी रहेगी। जो विड्थ होगी वो सेम रहेगी, लेमडा डी बाई डी, और एंगुलर विड्थ भी लेमडा बाय डी रहेगी। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो क्या बात कर लिया हमने, पोजीशन विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इंटरफेरेंस में। कंडीशन ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन, अगर डिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि डिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। तो डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन होती है इनकी पाथ डिफरेंस, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अगर हम बात करें और डार्क के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो n लेमडा रहेगा, ब्राइट के लिए 2n प्लस 1/2 लेमडा रहेगा। याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें इंटरफेरेंस पैटर्न में जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी तो पाथ डिफरेंस n लेमडा था, यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस जहाँ मिल रही है वहाँ n लेमडा पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, पोजीशन की अगर हम बात करें एक्स की तो डार्क के लिए क्या होगी, पहले आप डार्क के लिए करिए, तो इस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव था वही उस सिमिलर पैटर्न यहाँ पर डार्क के लिए रहेगा, अपोजिट केस हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, पोजीशन क्या रहेगी, एक्स 2n प्लस 1/2 लेमडा डी बाई डी, यहाँ पर क्या रहेगा n लेमडा डी बाई डी रहेगा। इसके बाद पोजीशन एंड विड्थ, विड्थ तो सेम ही रहेगी, लेमडा डी बाई डी, इस डी की जगह कई बार स्मॉल ए भी लिख सकते हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ये हो गया। इसके बाद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे बच्चे स्किप कर देते हैं कि चलो फॉर्मूले सारे पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, लेकिन दो पैटर्न तो याद ही नहीं किए। अगर हम बात करें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसमें, इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में सभी की इंटेंसिटी, जितने भी ब्राइट हैं सभी की इंटेंसिटी सेम होगी, जितने भी डार्क हैं सभी की इंटेंसिटी सेम होगी। डार्क कहाँ मिलता है हमें, इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस कहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती है गाइस बताइए जरूर, 2n माइनस 1/2 लेमडा पर। तो अगर 1 रखेंगे तो 1/2 लेमडा, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 एन ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन की, ये तो इंटरफेरेंस के लिए, अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पर इंटेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि सेंटर में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डार्क फ्रिंजेस जिसे मिनिमा हम जिसे कहते हैं, तो वो जहाँ पर मिलता है पाथ डिफरेंस क्या होता है n लेमडा, तो यहाँ पर लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरह से चलता रहेगा, यहाँ पर माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा इस तरह से चलता रहेगा। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे कितने रे और वेव कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद बचे हुए चैप्टर देखते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ड्यूअल नेचर, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफ, जैसे कि इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ। तो यहाँ पर हम फटाफट बना के देख लेते हैं। ये हमारी इंटेंसिटी है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इंटेंसिटी होती है उसे बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, ये सिंपल सा ग्राफ है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी वर्सेस करंट की हम बात करें तो जो करंट होगा, करंट की हम बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उसके बाद फिर एकदम से करंट बढ़ेगा और सेचुरेशन करंट आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट करंट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज वर्सेस करंट की हम बात करें तो ये इसमें दो केस आते हैं, जब इंटेंसिटी सेम हो और जब फ्रिक्वेंसी सेम हो। तो जब फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो बैरियर पोटेंशियल भी सेम रहेगा, ठीक है, और करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी तो करंट तो सेम रहेगा, क्योंकि करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। इसके बाद आइंस्टाइन की इक्वेशन की अगर हम बात करें कि जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। इसके ग्राफ होते हैं जैसे कि
काइनेटिक एनर्जी को हम ई माइनस वर्क फंक्शन लिख के उनकी वैल्यू पुट करके इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वाई प्लस एम, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की मदद से। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ एच बाई पी, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में याद रखने हैं जो सीरीज होती हैं उनके नाम, जैसे कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, उसके अलावा ब्रैकेट, उसके अलावा पीफन और हम्फ्री भी होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें कौन सी रेज होती हैं, जैसे कि यूवी, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं पूरे ही, इनको आप पढ़ लीजिए। बहुत छोटे 10-10 20-20 मिनट के चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, एक्स्ट्रा फिक्स है कि कहाँ से सवाल आता है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग और रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी बुक कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर दूसरों से कभी खुद को मत कीजिए कि उसके इतने ज़्यादा मार्क्स आए, मेरे इतने कम आए। कंपेयर योर सेल्फ विथ हु यू वर यस्टरडे। अगर आपने पिछली बार 60 मार्क्स स्कोर किए थे तो योर एम शुड बी कि आई विल स्कोर मोर देन 60। ये नहीं कि हमें दूसरों से ज़्यादा स्कोर करने हैं, ठीक है। तो यू आर योर ओनली कंपटीशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।